गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में, विषय विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक अभिक्रिया। अध्याय थोड़ा लंबा है, इसलिए इसके 2-3 पार्ट हैं, तो उनमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत परमाणु संरचना एवं संयोजकता के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु संरचना क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी है। इसके पश्चात परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित किया गया था। यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर। इसके लिए तमाम प्रकार की परमाणु मॉडल दिए गए थे। शुरुआती मॉडल जो था वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार थॉमसन ने बताया कि समस्त धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन एक तरबूज के मॉडल की भांति होते हैं। जैसे तरबूज होता है और उसके अंदर बीज होते हैं, उसी तरीके से जो गूदादार हिस्सा है वो एक धनावेशित भाग है और जो उसके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें धंसे रहते हैं। थॉमसन के अनुसार जो उसने रिजल्ट जो बनाए, इसके निष्कर्ष जो प्राप्त किए, उन निष्कर्षों में सबसे पहली बात ये थी कि परमाणु धनावेशित गोले से बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं, ये तरबूज के टाइप से और इसमें बीज जैसे धंसे होते हैं ना, उस तरीके से। अच्छा, इसमें कोई व्यवस्थित कक्षाएं नहीं है ना, कहीं भी हो सकती हैं। जैसे तरबूज आपने देखा सभी ने, उस तरीके से कहीं भी हो सकते हैं ये बीज। तो इस संरचना के अनुसार अगर समझें तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आवेश वो पूरे परमाणु के अंदर कहीं भी विद्यमान हो सकता है, जबकि वास्तविक रूप में अगर इसे समझा जाएगा तो अन्य जो बाद में मॉडल आए उनके आधार पर ये व्यवस्थित कक्षाओं में होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1911 में और उनके शिष्यों ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करके रदरफोर्ड ने पाया कि स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन और बिखराव हो जाने के कारण पर्दे पर कई स्थानों पर हल्की हल्की चमक पैदा हो जाती है। और जो उससे उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किए वो निष्कर्ष इस प्रकार है। जैसे पहला पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में निकल जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है ना। जैसे ये नीचे चित्र बताया आपको, तो बीच में न्यूक्लियस है और आसपास ये पूरा ब्लैंक है स्पेस। ये वाला एरिया जो है ना, ये सब खाली है ना। तो खाली होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से अल्फा कण आए, ये सीधे निकल गए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। तो ये अंदर वाली जो लाइन है, जैसे ये ऐसे आई, इस तरीके से विचलित होकर इधर साइड भी विचलित होकर निकल गई। थोड़ा ज़्यादा पास से है तो ज़्यादा एंगल से विचलित हो गए। और थर्ड जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री के कोण से अपनी दिशा में ही वापस लौट आते हैं, जो ये बताता है हमें कि नाभिक, जो परमाणु का नाभिक होगा वो अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है और साथ के साथ घना भी है, रिजिड है, एकदम दृढ़ मजबूत है। तो उससे टकराने के कारण वो क्या होते हैं, अपनी ही दिशा में वापस लौट आते हैं। इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। ये गोला जो है वो सोने की पतली पन्नी है धातु के, है ना। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से प्राप्त जानकारी के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं।
और रदरफोर्ड के जो रिजल्ट इन्होंने निष्कर्ष जो प्राप्त किए वो इस प्रकार हैं कि जैसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा कि अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक होगा इसके अंदर, और नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वितरित होंगे, और वो भी विभिन्न कक्षाओं में, और वो गतिशील होंगे, एक जगह स्थायी नहीं होंगे, वो गतिशील होंगे, आपस में गति करते रहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे यानी धनावेश और ऋणावेश जो होगा ये आपस में समान होंगे। इससे क्या होगा कि वो नाभिक क्या हो जाएगा, परमाणु पूरा उदासीन हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा व्यय करेगा जिससे उसकी कक्षा छोटी होती जाती है और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि परमाणु स्थायी होता है। इनका जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल था वो इस तरीके से, जिसमें अगर आपको यहाँ पे एक चित्र की सहायता से समझाता हूँ, ये इनका मानना था ऐसे, इस तरीके से, है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम कक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ, तो ये वापस कहाँ जा रहा है, सेंटर पर। तो इनका ये मानना था कि ऋणावेश जितना भी होगा यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो धीरे धीरे अंत में कहाँ पहुँच जाएंगे, नाभिक में, और नाभिक में पहुँचेंगे वहाँ होगा धनावेश, तो वो क्या हो जाएंगे, चूँकि पूरा उदासीन है तो वो नाभिक में ही समाहित हो जाएंगे। तो इनके मॉडल में ये कमी थी, और इन्होंने जो मॉडल दिया था वो वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार मतलब केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता हो। अच्छा, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। इसमें और देखो उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ कक्षाएं अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक के ऊपर एक सर्किल बने हुए हैं ना, ऐसे करके, और उसमें क्या हो रहा था, एक ही सर्किल को इस तरीके से आगे बढ़ाया गया था। ये डिफरेंस है दोनों में। तो बोर के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। परमाणु के नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या कोश कहा जाता है। ये कक्षाएं कोश K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 संख्याओं के द्वारा व्यक्त की जाती है। इस चित्र में आपको बताया गया, ठीक है। तो ये सही मॉडल है ना। क्रम के अनुसार जैसे जैसे धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती गई वैसे वैसे जो कमियां थी इसमें दूर कर ली गई, और बोर का परमाणु मॉडल जो है वो एक उत्कृष्ट रूप है, अच्छा रूप है, और पूर्ण रूप से सही है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इसका वितरण कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनों का, तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है वो बोर के अनुसार जब किया जाता है, तो ये एक इसमें नियम के अनुसार पॉइंट के पढ़ते चल रहे हैं, उनको समझिएगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहाँ n क्या होगा, n होगी आपकी कोश की संख्या, ठीक है। तो n कक्षा स्तर या ऊर्जा स्तर की संख्या होगी, जैसे n का मान 1, 2, 3, 4 क्रम से बढ़ता जाएगा, और यहाँ एग्जाम्पल की सहायता से आपको दर्शाया गया। जैसे n का मान अगर 1 होता है तो ये हो जाएगी आपकी 2। l कोश की अगर चेक करेंगे तो l में ये k 1 हो गया, l 2 हो गया, m 3 हो गया, और n 4 हो गया यहाँ पर, कैपिटल N। तो ये 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8। पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा पॉइंट, किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकते जब तक कि उससे पिछले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। इससे स्पष्ट होता है कि सभी कक्षाएं क्रमागत रूप से भरी जाती हैं, ठीक है। संयोजकता क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी, उनको ग्रहण करने अथवा त्यागने की संख्या है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी स्थानांतरण होता है वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 2 से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 3 है, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम 3, अतः इनकी संयोजकता क्रमशः 2 एवं 3 है। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, परंतु 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन लेना या ग्रहण करना अधिक आसान होगा, अतः फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हम संयोजकता पता कर सकते हैं। संयोजकता क्या है, 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ना, 1 2 3, तो ये तो जितनी है उतनी ही हो जाएगी फिर। और अगर किसी के बाह्य कोश में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनकी 3 2 1 हो जाएगी। कुछ केसेस में अपवाद भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो यहाँ पर है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर एग्जांपल को आप देखें तो ये फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है, परमाणु क्रमांक। और अगर इसके सामने आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 2 8 5। आखिरी कोश में आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 3 और 5 दोनों दिखाता है, ठीक है। ये अपवाद है एक तरीके का, रसायन विज्ञान में बहुत से ऐसे अपवाद हैं, तो ये उन्हीं में से एक अपवाद है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही बताएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ तत्वों के बारे में आपको लिखा गया है कि उनकी संयोजकता कितनी है। आप इस टेबल को रीड कर लेंगे, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ तत्व का नाम, फिर प्रतीक, फिर परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और साथ में ये जो नेक्स्ट सेकंड लास्ट कॉलम है ये बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, विन्यास जो किया जाता है KLMN में, तो ये उसके बारे में बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली कक्षा में हमेशा 2, इससे ज़्यादा नहीं जाने इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, फिर हम तीसरे कोष को भरेंगे 8 तक, और चौथा स्टार्ट कर सकते हैं 8 के बाद में, और फिर वापस चौथा जब 8 हो जाएगा उससे पहले फिर हमें इसको तीसरे वाले को फिर से 18 तक पहुंचाना है। इस तरीके से ये फिल किए जाते हैं। अलग से मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा किसी दिन, तो उसमें आपको और डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल आप कुछ ये 10-15 तत्वों के बारे में दे रखा है, तो इसमें से आप संयोजकता कैसे पता की जाती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कैसे निर्भर करती है, वो पता कर सकते हैं। अब देखो जैसे हीलियम एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके कोष कंप्लीट हैं। जब किसी के कोष कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। एक हीलियम हो गया और एक नियॉन लिखा हुआ है, ये निष्क्रिय गैसेज में आता है ना, तो ध्यान रखना ये इनकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से जाना जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए परमाणु संख्या 6, Z का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु का द्रव्यमान उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को हम न्यूक्लियन कहते हैं ना। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और उस तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ऊपर लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर द्रव्यमान संख्या, बीच में लिखेंगे तत्व का नाम, और फिर नीचे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर लिखेंगे परमाणु संख्या। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है 14N7, ठीक है, 14N और ये 7 इस कॉर्नर पर लिखा जाता है। कहीं कहीं हम जो है ऐसे भी लिख देते हैं 7N14, इस तरीके से। यहाँ दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम समस्थानिक के बारे में। एक समस्थानिक क्या है, जैसे इसका अगर थोड़ा सा शब्द को समझें तो समस्थानिक यानी जिनके स्थान एक ही जैसे हों। अब स्थान किनके एक जैसे होंगे, चूँकि संपूर्ण आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, तो अर्थात जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे ना, तो सीधी सी परिभाषा इसकी निकल के आती है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक
प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है। और उनके यहाँ पर आपको मैंने सूत्र भी लिख रखे हैं। सिंबल क्या है, 1s1, 1s2 और 1s3। और H प्रोटियम का सिंबल है, D ड्यूटेरियम का और T ट्राइटियम का। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो वो सभी का 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है या द्रव्यमान संख्या जो है वो 1, 2 और 3 है। संभारिक की अगर बात करें तो यहाँ पे संभारिक भार समान हो, जिनका परमाणु भार समान है ना, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार आपस में समान हो, संभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का एटमिक वेट जो होता है, भार जो होता है वो 40 होता है, जबकि इनके एटमिक नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? आर्गन का एटमिक नंबर कितना होता है, 18। पोटेशियम का कितना होता है, 19। और कैल्शियम का कितना होता है, 20। तो ये एटमिक नंबर सभी के अलग अलग हो गए, लेकिन एटमिक वेट सभी के कितने हैं, 40 हैं। तो ये संभारिक हो गए, भार समान है, इन सभी का द्रव्यमान संख्या समान है, अतः ये संभारिक कहलाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।